बांग्लादेश का नाम सुनने पर हमें अमूमन एक ऐसी नेता का चेहरा याद आता है जिसने दशकों तक वहां की राजनीति को प्रभावित किया। 5 बार प्रधानमंत्री बनी और इन दिनों भारत में जिन्होंने शरण ली हुई है, शेख हसीना की हम बात कर रहे हैं। शेख हसीना का नाम साउथ एशिया की उन बहादुर औरतों में भी गिना जाता है जिन्होंने अपना परिवार खोने के बावजूद मुल्क की कमान संभाली और उसकी तरक्की में अपना एक योगदान दिया। इसी फहरिस्त में हम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिनते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडार नायके भी हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम अक्सर छूट जाता है या नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वो नाम है खालिदा जिया का, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो अपने पति की हत्या के बाद राजनीति में आई। पहले सैन्य तानाशाही को हटाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया, फिर चुनाव जीतकर संसद पहुंची। शेख हसीना की मेन मुखालिफिन रही, 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और दुनिया की आंख में आंख डालकर कहा उन्होंने कि बांग्लादेश बनाने में सिर्फ मुजीब का योगदान नहीं है, इस देश की स्थापना में और भी लोगों का योगदान है, जैसे मेरे पति। खालिदा के पति लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश की क्रांति में शामिल रहे, मुक्ति संग्राम था। फिर आगे जाकर मुजीब मुखालिफिन सियासत का चेहरा वो बन गए। लेकिन जब इनकी भी हत्या हो गई तो पत्नी खालिदा जिया ने मोर्चा संभाला और दुनिया को बताया कि बांग्लादेश का पर्याय मुजीब या शेख हसीना नहीं, वो यहाँ के समाज और यहाँ की संस्कृति है बांग्लादेश का पर्याय। खालिदा जिया की इस बात को आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव की तरह देख सकते हैं, लेकिन ये बात एक तथ्य है कि बांग्लादेश में एक धड़ा है जो इस बात को एक्नॉलेज करता था। वहाँ की जनता ने उन्हें चुनाव जिताए, प्रधानमंत्री की कुर्सी दी। अब जब पिछले बरस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शेख हसीना को देश छोड़कर निकलना पड़ा तो कहा गया कि ये खालिदा जिया की वापसी का संकेत है, क्योंकि शेख हसीना ने 2013 से उन्हें अरेस्ट कर रखा था। हसीना के जाने के बाद वो रिहा हुई, लेकिन बीमारी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हाउस अरेस्ट के दौरान भी उनका इलाज चलता ही रहा। फिर जब यूनुस सरकार ने चुनाव का ऐलान किया तो खालिदा जिया ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगी। बीते रोज़ की ही बात है, 29 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया का नामांकन भरवाया गया। वो 3 संसदीय सीटों फेनी 1, बोगरा 7 और दिनाजपुर 3 से चुनाव लड़ने वाली थी। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज के नंबर हैं। लेकिन आज यानी 30 दिसंबर 2025 की सुबह उनके निधन की खबर आ गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के फेसबुक पेज से पोस्ट किया गया कि आज सुबह फजर के वक्त करीब 6 बजे बीएनपी की चेयरपर्सन और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया। खालिदा के निधन के बाद उनकी लेगेसी को अब याद किया जा रहा है, उनकी याद में ओबिचुरीज लिखी जा रही हैं। लेकिन दुनिया बड़ी रियलिस्टिक है। यहाँ खालिदा की सांसें रुकी और वहाँ राजनीति के जो पंडित हैं आगामी चुनाव पर पड़ने वाला जो असर है उसको कैलकुलेट करने लगे। बताइए, बीते रोज ही 29 दिसंबर के राजदूत में हमने आपको बताया था कैसे छात्रों की एनसीपी पार्टी के जमात के साथ जाने से जमात का चुनाव में दावा मजबूत हो रहा था। हमने कहा था कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को कड़ी टक्कर मिलेगी और आज उन्हीं राजनीतिक पंडितों का विश्लेषण कह रहा है जिनको हमने कोट किया था कि खालिदा जिया का जाना तारिक को फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए आज के शो में हम खालिदा जिया की कहानी जानेंगे, उनकी विरासत पर बात होगी, आलोचनाओं पर बात होगी, ये भी जानेंगे कि बांग्लादेश कैसे उन्हें याद रखेगा और आखिर में बताएंगे कि कैसे उनका जाना बीएनपी की सियासत को जिंदा कर सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन और 2025 का आखिरी राजदूत देख रहे हैं। खालिदा जिया शायद ऐसी इकलौती नेता हैं जिनका संबंध 3 देशों से बताया जा सकता है। वो ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई, पली बढ़ी वो पूर्वी पाकिस्तान में और पॉलिटिक्स उनकी आकार लेती है बांग्लादेश में। जन्म उनका जलपाईगुड़ी में हुआ था, अब हिंदुस्तान में है। लेकिन जब आज़ादी हो गई तो उसके बाद परिवार पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से में जाकर रहा। साल 1960 के आसपास का वक्त है। घर में तब कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती थी, दीवारों पर झंडे नहीं थे और इसी घर में एक किशोर लड़की थी, खालिदा खान। 15 साल की उम्र है। पिता इस्कंदर मजीद खान एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी जलपाईगुड़ी में चाय का कारोबार भी किया था। खालिदा का बचपन किसी आंदोलन या किसी नारे या किसी सत्ता के सपने में नहीं बीता था। दिनाजपुर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और फिर सुरेंद्र नाथ कॉलेज से उनकी पढ़ाई हुई। शांत स्वभाव की थी, कम बोलने वाली, घरेलू जिम्मेदारियों में सहज थी। उस वक्त उन्हें कोई नहीं जानता था, न किसी को ये लगता था
कि ये लड़की आने वाले दशकों में बांग्लादेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनेगी। उस दौर में बांग्लादेश नाम का कोई देश भी नहीं था। ब्रिटिश इंडिया से निकलकर पूर्वी पाकिस्तान बना था। 1947 का बंटवारा हो गया था, लेकिन असंतोष लोगों में ख़त्म नहीं हुआ था। सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी, वहाँ जो पंजाबी एलिट्स हैं और वो उर्दू थोपने की कोशिश करते थे यहाँ के लोगों पे। बांग्ला पहचान को लगातार दबाया जा रहा था। 1952 का भाषा आंदोलन लोगों की स्मृति में जिंदा था, लेकिन खालिदा की जो पर्सनल लाइफ थी इन सबसे अलग थी। उनका जीवन उस समय बिल्कुल एक पारंपरिक ढांचे में ही आगे बढ़ रहा था, जहां लड़कियों के लिए भविष्य का मतलब शादी और परिवार होता है, पॉलिटिक्स नहीं सोचता कोई। इसी कन्वेंशनल ढांचे के बीच खालिदा खान की मुलाकात जियाउर रहमान से हुई। कोई बहुत फिल्मी प्रेम कहानी नहीं थी, न चिट्ठियां, न मुलाकातें, न इजहार हुई। पारिवारिक जान पहचान के जरिए रिश्ता तय हुआ इनका। जियाउर रहमान उस वक्त पाकिस्तानी फौज में एक यंग ऑफिसर थे। 1960 में दोनों की शादी हुई। खालिदा खान इस तरह बनी खालिदा जिया। अब इस शादी ने उनका जीवन बदला। सेना की छावनियों में रहना, ट्रांसफ़र और एक फ़ौजी की पत्नी की जिम्मेदारियों में वो बंध गईं। फिर हारून उर रशीद खान, जो जिया के एडीसी के तौर पर काम करते थे, उन्होंने अल जज़ीरा को बताया कि खालिदा अपने हस्बैंड जियाउर रहमान के साथ रहती थीं, घर में आए मेहमानों का स्वागत करती थी। फ़ौजियों में पार्टीज़ बहुत होती हैं, ऑफिसर्स में, घर संभालना, बच्चों की परवरिश। 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा तारिक रहमान और छोटा बेटा अराफात रहमान। परिवार खालिदा जिया की पूरी दुनिया थी, न कोई भाषण, न कोई संगठन, न कोई पार्टी। यहाँ तक कि जब उनके पति का भी फौज में कद बढ़ा, तब भी खालिदा जिया सार्वजनिक मंचों से बहुत दूर रही। लेकिन 1971 में सब कुछ बदल गया। पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा संकट आया, बंगालियों का दमन हो रहा था। हिंदुस्तान ने मदद की, मुक्ति बाहिनी खड़ी हुई और मुक्ति संग्राम शुरू हुआ। तो पूर्वी पाकिस्तान फिर बांग्लादेश बनने की ओर बढ़ा। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ ऑपरेशन सर्च लाइट लागू किया, है ना। बड़े पैमाने पर जो लिबरल्स थे वहाँ पे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका कत्ल हुआ, बांग्ला लोगों को टारगेट किया गया। अब जब इस ऑपरेशन सर्च लाइट की जो पहली रात थी, उस रात जियाउर रहमान तब मेजर के रैंक पे थे। मेजर जिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पंजाबी कमांडर्स का कत्ल किया और बगावत की, और इस तरह वो युद्ध में एक चेहरे के रूप में उभरे। 26 मार्च 1971 को चिटगांव रेडियो स्टेशन से बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा भी उन्होंने की, क्योंकि एक दिन पहले शेख मुजीब का टेलीग्राम इनको मिला था, और जब ऐलान किया उन्होंने तो शेख मुजीब के हवाले से ही ऐलान किया। लेकिन फिर भी क्योंकि अनाउंसमेंट जिया ने किया था, तो मिलिट्री ऑफिसर से कहीं ज़्यादा बड़े वो लोगों की नज़र में हो गए। आज़ादी के बाद शेख मुजीब सत्ता में आए। देश को तब स्थिरता की ज़रूरत थी, शुरुआत में उन्होंने दी भी, लेकिन ये स्थिरता टिकी नहीं। राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ, आर्थिक संकट आ गया और सत्ता के भीतर खींचतान जारी रही। अब बांग्लादेश की जो आर्मी है, जो पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर थी, उसके भीतर भी असंतोष था। लेकिन जिया की लाइफ अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वो बन गए थे मेजर जनरल। 1975 आता है फिर, और बांग्लादेश की राजनीति एक हिंसक मोड़ लेती। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल कर दिया गया पूरे परिवार के साथ में। 2 बेटियां बची जो मुल्क में थी नहीं। इसके बाद कू हुआ, फिर काउंटर कू हुआ, और काउंटर कू के बाद औपचारिक रूप से राष्ट्रपति जस्टिस अबू सैयद थे, लेकिन डी फैक्टो पावर मेजर जनरल जिया के पास आई। बाद में ये लेफ्टिनेंट जनरल बने। 1977 में जियाउर रहमान ने खुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया फिर, और उसी साल अप्रैल में चौधरी को हटाकर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। और इसके बाद उन्होंने एक नाम का रेफरेंडम करवाया, जिसमें दावा किया गया कि जनता ने उनके ही नेतृत्व पर भरोसा जताया है। 1978 में जियाउर रहमान ने एक संगठन बनाया जो बाद में चल के बीएनपी बनता है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और उसी साल राष्ट्रपति चुनाव भी करवा लिए। अब ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं थे, ऐसा कई एक्सपर्ट्स मानते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जिया चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए और खालिदा जिया फर्स्ट लेडी बनी। लेकिन अब भी वो एक घरेलू महिला ही रही। अब भी वो अपने पति के राजनीतिक मामलों में रुचि लेती नजर नहीं आई। अपने बच्चों के ही पालन पोषण में उनका ध्यान लगा रहा। कर्नल हारून उर रशीद खान बताते हैं कि खालिदा जिया बच्चों की देखभाल करती, परिवार के फैसले लेती, कभी ऊंची आवाज़ में उन्होंने बात नहीं की। एक मिलिट्री ऑफिसर की पत्नी के रूप में अनुशासन और सादगी उनके जीवन में बनी रही। अब जैसा कि शेख मुजीब का उदाहरण बताता है, बांग्लादेश में सत्ता के शीर्ष पर बैठना आपको कभी भी सेफ नहीं बनाता है।
30 मई 1981 की सुबह खालिदा जिया की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदली। चिटगांव में एक असफल सैन्य विद्रोह हुआ, लेकिन इस विद्रोह में राष्ट्रपति जियाउर रहमान और उनके अंगरक्षकों की हत्या कर दी गई, जो सर्किट हाउस था उसके अंदर। ढाका में सुबह का वक्त था, घर में बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। खालिदा जिया को उस पल कुछ बताया नहीं गया, लेकिन रेडियो पर जैसे ही पति की हत्या की खबर चली, उनका सब लुट गया। कर्नल हारून रशीद खान के शब्दों में, खालिदा जिया ज़मीन पर बैठ गईं, मानसिक रूप से टूट गईं और एक राष्ट्रपति की पत्नी से अचानक एक बेवा बन गई। राजनीति ने वो सब छीन लिया जिसके लिए उन्होंने कभी राजनीति चुनी ही नहीं थी। जियाउर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश एक बार फिर से अनिश्चितता में चला गया। उपराष्ट्रपति अब्दुल सत्तार राष्ट्रपति बने, लेकिन इनकी भी सरकार नहीं चली और मार्च 1982 में सेना प्रमुख हुसैन मोहम्मद इरशाद ने एक ब्लडलेस कू किया, है ना। इस बार किसी का मर्डर नहीं हुआ। संविधान निलंबित हुआ, मार्शल लॉ लगा, राजनीतिक दल हाशिए पर चले गए। इस दौर में बीएनपी के भीतर भी संकट पैदा हुआ। पार्टी अपने संस्थापक को तो खो चुकी थी, जियाउर रहमान का मर्डर हो गया था, नेतृत्व बिखरने लगा, सत्तार संभाल नहीं पा रहे थे। तो बड़े लीडर्स को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो पार्टी को जोड़कर रख सकें और जियाउर रहमान की विरासत को भी जिंदा रखें। और यहीं से खालिदा जिया की कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। वो उस वक्त पार्टी की मेंबर नहीं थी, न किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल, लेकिन 1981 के बाद प्रेशर बढ़ा। बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक भूमिका निभाने का अनुरोध किया और इस अनुरोध के पीछे स्थिति ये थी कि देश सैनिक शासन के नीचे था, लोकतंत्र बचा नहीं था और जियाउर रहमान की विरासत को बचाने के लिए कोई नाम चाहिए था। और ये सब देखते हुए खालिदा जिया ने राजनीति में आने का फैसला किया। जनवरी 1982 में खालिदा जिया बीएनपी के सामान्य मेंबर बनी। उसी साल मार्च में इरशाद का तख्ता पलट हुआ। हालात और कठोर हुए, लेकिन यही वो माहौल था जिसने खालिदा जिया को धीरे धीरे राजनीति के केंद्र में भी धकेला। 1983 में वो बीएनपी की उपाध्यक्ष बनी और अगस्त 1984 में पार्टी की चेयरपर्सन। एक घरेलू महिला जिसने कभी मंच से भाषण नहीं दिया था, अब सैनिक शासन को चुनौती देने वाली नागरिक राजनीति का चेहरा बनने लगी। अगस्त 1984 में बीएनपी का चेयरपर्सन चुने जाने के बाद वो इरशाद सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलनों में हिस्सा लेने लगी। गिरफ्तारियां हुई। 1986 में इरशाद ने चुनाव की घोषणा की, लेकिन मार्शल लॉ नहीं हटाया। तो जो पॉलिटिकल फ्रीडम आई वो आई, लेकिन लिमिटेड रही। आवामी लीग ने तमाम आपत्तियों के बावजूद चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन खालिदा जिया ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि अगर पूरी फ्रीडम है नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। अब ये बहुत रिस्की फैसला था क्योंकि वो बिना सत्ता के पॉलिटिक्स करना चाहती थी, लेकिन इस फैसले ने खालिदा जिया की छवि गढ़ कर रख दी। वो समझौता न करने वाले नेता के तौर पर देखे जाने लगी और उनके समर्थकों के लिए ये लोकतंत्र के सिद्धांतों पर अडग रहने का प्रतीक बन गया, या कम से कम मार्केटिंग तो उसकी ऐसी हुई। आलोचकों के लिए ये एक जिद थी, लेकिन राजनीति में जो धारणा होती है वो तथ्य से ज़्यादा अहम होती है। 1987 और 88 में इरशाद के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ। बीएनपी और आवामी लीग कई बार साथ आए, कई बार अलग चले। खालिदा बार बार गिरफ्तार हुई, बीमार हालत में नज़रबंद रहीं। इरशाद के लिए वो एक ऐसी चुनौती बनी जिसे को चलना आसान नहीं रह गया, क्योंकि जब भी कोई एक्शन लेते बात मीडिया में आती और जनता का खालिदा के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर और बड़ा हो जाता। दिसंबर 1990 में आखिरकार इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी, फौज पीछे हटी, लोकतंत्र वापस आया और 1991 तक हम उस बांग्लादेश की बात करें जहां खालिदा जिया एक बड़ी नेता के तौर पर इस्टेब्लिश हो रही थी, लेकिन उनकी जीत तय नहीं थी। मुकाबला किससे हो रहा था? शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना की आवामी लीग से। दोनों ही पार्टियां तानाशाही विरोधी आंदोलन की वारिस थी, फर्क उनकी रणनीति का था। 27 फरवरी 1991 की रात आती है, नतीजे आते हैं चुनाव के। बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। 300 सीटों में से 140 सीटें बीएनपी को मिलती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 11 सीट्स और चाहिए, क्योंकि 151 पे गवर्नमेंट बनेगी। आवामी लीग को 88 सीटें मिली थी, जातीय पार्टी को 35 और जमात इस्लामी को 18। जातीय पार्टी के साथ जाना मुमकिन नहीं था, आवामी लीग से तो मेन कंपटीशन है, तो जमात का रास्ता जिया के सामने था। इसलिए उन्होंने जमात के नेता गुलाम आजम और मतीउर रहमान निज़ामी के साथ बात की, बिना पार्टी के बड़े नेताओं को बताया ये मीटिंग करने गई। तब जमात ने उनके सामने शर्त रखी कि हमारे 2 नेताओं की आपको सिटीजनशिप बहाल करनी होगी, तभी हम समर्थन देंगे। अब ये 2 कैरेक्टर्स कौन है ये सुनना बहुत ज़रूरी है। ये 2 आदमी 1971 की जंग में पाकिस्तान की तरफ से हिस्सा इन्होंने लिया था और इस वजह से नागरिकता छीनी गई थी, लेकिन खालिदा जिया
सत्ता सामने उनको नजर आ रही थी, उन्होंने ये शर्त मान ली, समझौता किया और पहली बार उनकी सरकार बनी। उनका पहला कार्यकाल 1991 से 1996 तक चला। सत्ता में आते ही बड़ा संवैधानिक फैसला किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हटाया और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेके आया जैसे हिंदुस्तान में है, और इस कदम ने उन्हें लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। इसी कार्यकाल में 29 अप्रैल 1991 को भयानक चक्रवात आया जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। सरकार की राहत व्यवस्था पर सवाल उठे और खालिदा की सरकार आर्थिक मोर्चे पर पीछे छूटने लगी। अब रास्ता नहीं बचा तो फिर वो फ्री मार्केट की तरफ गई, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया और इसमें गारमेंट सेक्टर को बड़ा समर्थन लिया। उन्होंने ही सबसे पहले VAT, वैल्यू एडेड टैक्स लॉन्च किया था वहाँ पे, और इसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर बूम करने लगा। आज जिसके लिए शेख हसीना को क्रेडिट दिया जाता है, उस चेंज की शुरुआत खालिदा जिया के ज़माने में ही हुई थी। बांग्लादेशी अखबार टेली स्टार के मुताबिक वैट वाले सिस्टम से ही सरकार ने आगे जाकर सबसे ज़्यादा कमाई भी की रेवेन्यू में। खालिदा जिया ने प्राइमरी एजुकेशन को न सिर्फ फ्री किया बल्कि कंपलसरी भी किया। लड़कियों के लिए मिडिल स्कूल फ्री किए, पर ये सब गुड़ी गुड़ी बातें थी। 1994 में खालिदा जिया पर चुनाव में धांधली के इल्ज़ाम भी लगे। कहा गया कि उन्होंने मगुरा उपचुनाव में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए धांधली की। शेख हसीना ने फिर इसके खिलाफ आंदोलन किया और यहीं से खालिदा जिया और शेख हसीना के रिश्ते में जो कटुता आई बाद में वो स्थायी हो गई। 1996 की शुरुआत तक हालात इतने बिगड़ गए थे कि विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। 15 फरवरी 1996 का चुनाव लगभग एक तरफा लड़ा गया, जो बाद में शेख हसीना पर भी इल्ज़ाम लगा। 48 सांसद बिना मुकाबले चुन लिए गए, तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, देश में इंस्टेबिलिटी आई और आखिरकार 30 मार्च 1996 को खालिदा जिया ने इस्तीफा दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक अहम संशोधन पास कर दिया जिसके तहत भविष्य में चुनाव के समय एक केयर टेकर सरकार लाने का प्रावधान जोड़ा गया, क्योंकि एक थॉट तब बन गया था कि जो पावर में है वो किसी और को पावर में नहीं आने देगा, इसलिए एक केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए। 2011 में शेख हसीना ने इसे हटाया। खैर 1996 में जो चुनाव हुए थे तब तक खालिदा जिया का सितारा ढलता नजर आ रहा था लोगों को, तो हसीना के हाथ में सत्ता चली गई क्योंकि लोगों को लग रहा था कि खालिदा जिया बहुत ही डिक्टेटोरियल टेंडेंसी के साथ में रूल कर रही हैं, तो उन्होंने फिर शेख मुजीब की बेटी को मौका दिया। फिर खालिदा जिया ने क्या किया, 1999 के चुनाव के लिए उन्होंने 4 दलों से दोस्ती की जिसमें जमाते इस्लामी भी था, है ना। इनकी कंपनी कभी चेंज नहीं हुई। गठबंधन 2001 के चुनाव में कामयाब रहा, BNP बहुमत से लौट आई और खालिदा जिया दूसरी बार पूरे कार्यकाल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी। 2001 से 2006 का दौर उनके करियर का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे विवादित दौर था। आर्थिक विकास तेज था, ग्रोथ 7% के करीब गई थी और उस समय बांग्लादेश की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन इस कार्यकाल में जहां कुछ चीज़ें अच्छी हुई तो खालिदा जिया पर इल्ज़ाम भी बहुत सारे लगे। उनके बड़े बेटे तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 21 अगस्त 2004 को शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमला हुआ, 24 लोग मारे गए। हरकतुल जिहाद अल इस्लामी नाम के संगठन का नाम सामने आया। खालिदा जिया पर इल्ज़ाम लगा कि वोट बैंक के चक्कर में उन्होंने इस संगठन पर एक्शन नहीं लिया और इस सब ने उनकी साख को बहुत चोट पहुंचाई। इन्हीं सब के चलते 2007 में खालिदा जिया को सत्ता छोड़नी पड़ी और यही वो बिंदु था जहां उनका राजनीतिक परमान ठहर गया और कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 2007 से 8 का दौर खालिदा जिया के लिए राजनीतिक नहीं, निजी संकट का दौर बना। उनके बड़े बेटे तारिक रहमान को गिरफ्तार किया गया, भ्रष्टाचार के कई मामले लग गए उस पर। सितंबर 2007 में खुद खालिदा जिया को अरेस्ट कर लिया गया और जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट, ये नाम पहली बार बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की सेंट्रल डिबेट बने। दिसंबर 2008 में फिर चुनाव हुए। शेख हसीना की आवामी लीग भारी बहुमत से जीती क्योंकि जिया बहुत अनपॉपुलर भी हो गई थी और यहीं से खालिदा जिया के डाउनफॉल का एक परमानेंट अध्याय शुरू होता है। 2009 के बाद लगभग हर संस्था पर स्टेट की आवामी लीग का नियंत्रण मजबूत हुआ। पुलिस, प्रशासन, चुनाव आयोग, अदालत वगैरह। BNP शिकायत करती रही कि मुकाबला बराबरी का नहीं है, लेकिन राजनीति में बराबरी की जो मांग करता है उसको समझा जाता है कमज़ोर। 2010 में खालिदा जिया को ढाका कंटोनमेंट वाले सरकारी घर से भी बेदखल किया गया। कौन सा घर था? वही घर जो जियाउर रहमान के कत्ल के बाद सरकार ने दिया था इनको रहने के लिए। अब BNP ने शोर मचाया कि बदले की राजनीति, लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री को उसके घर से निकाल देना, तो इसका मैसेज बड़ा फिर क्लियर गया कि सत्ता पूरी तरह शेख हसीना के हाथ में आ चुकी है। 2011 में आवामी लीग ने संविधान से केयरटेकर सरकार की प्रणाली को हटाया। 2015 में खालिदा जिया के छोटे बेटे अराफात रहमान कोको की मलेशिया में कार्डियक अरेस्ट से मौत होती है। फिर खालिदा जिया उस वक्त
अपने देश से बाहर नहीं जा सकी क्योंकि शेख हसीना ने पाबंदी लगाई हुई थी। उसी साल खालिदा जिया ने मार्च फॉर डेमोक्रेसी की घोषणा की और जवाब में उनके घर के सामने रेत से भरे ट्रक खड़े कर दिए गए। घर ही में नजरबंद रहीं और बीएनपी का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाया, वहीं ठहर गया। 2018 में ढाका की अदालत ने जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट केस में खालिदा जिया को दोषी ठहराया और 5 साल की सजा सुना दी। बाद में सजा बढ़ाकर 10 साल भी हुई। जिया चैरिटेबल ट्रस्ट केस में भी सजा हुई। कुल मिलाकर 17 साल की सजा। एक पूर्व प्रधानमंत्री अब आधिकारिक तौर पर अपराधी था। बीएनपी ने कहा कि राजनीतिक मुकदमे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी सवाल उठाए, लेकिन कानूनी तौर पर रास्ते बंद ही होते चले गए। खालिदा जिया जब जेल में गईं तो उनकी सेहत तेजी से बिगड़ी। लिवर सिरोसिस हुआ, डायबिटीज हुआ, आर्थराइटिस, किडनी, फेफड़े, दिल और आंखों से जुड़ी समस्याएं। लगातार बीएनपी ने मांग की कि इलाज के लिए विदेश भेजिए, लेकिन सरकार ने इजाजत नहीं दी। 2018 का चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा उन्होंने। बीएनपी हिस्सा बनी चुनाव के, लेकिन नतीजों पे व्यापक धांधली के उसने इल्जाम लगाए। शेख हसीना सत्ता में बनी रही। अब यहाँ आते आते खालिदा जिया की राजनीति ऑलमोस्ट ठप हो चुकी। 2020 में कोविड के दौरान उन्हें सशर्त रिहाई मिली, लेकिन जेल से वो घर ही पहुंची और वहां नजरबंद रही। राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगी रही और देश छोड़ने की अनुमति नहीं मिली। उनके बेटे तारिक 2008 से लंदन में निर्वासन में थे। शेख हसीना की पॉलिटिक्स फिर सख्त होती गई, विरोधियों पर मुकदमे, गिरफ्तारियां। लेकिन अगस्त 2024 में तस्वीर बदलती है। छात्र आंदोलन और जन दबाव के बीच शेख हसीना हिंदुस्तान आ जाती हैं। 5 अगस्त को उनका पतन हुआ। 6 अगस्त को खालिदा जिया 5 साल की नज़रबंदी के बाद बाहर आती हैं, लेकिन बदले की भाषा उनके मुंह से नहीं सुनी जाती है। अपने समर्थकों से वो संयम की अपील करती हैं और फिर मोहम्मद यूनुस उन्हें पार्डन कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं अपने सारे गुनाहों के लिए। कुछ महीने पहले जब चुनाव की तारीख फाइनल हुई तो खालिदा जिया ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया और उनके बेटे तारिक रहमान का आना पहले से कन्फर्म था। 25 दिसंबर को जब वो ढाका पहुंचे तो लाखों लोग उनके स्वागत के लिए थे। लोगों ने एक ही बात कही कि ये सब खालिदा जिया का दिया हुआ है अपने बेटे को। 30 दिसंबर को खालिदा जिया का निधन हो गया। बांग्लादेश एक अजीब राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद बीएनपी चुनावी मैदान में लौटी है। सड़कों पर राजनीति लौट रही थी और ठीक उसी वक्त बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी नेता का जाना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, एक बड़ा चेंज है वहाँ की पॉलिटिक्स में, क्योंकि राजनीति में अक्सर अंत विरासत बनकर लौट आता है। खालिदा जिया के साथ भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। खालिदा जिया की मौत के बाद बीएनपी के दफ्तरों में मातम आपको दिखेगा। पार्टी के झंडे आधे झुके हैं। ढाका से चटगांव तक कार्यकर्ताओं की भीड़ है श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक नाम लगातार गूंज रहा है, तारिक रहमान। वही तारिक रहमान जो 2008 से लंदन में निर्वासन में थे, वही तारिक रहमान जिन पर भ्रष्टाचार के केस थे, वही तारिक रहमान जिन पर हिंसा भड़काने के, आतंकवाद के भी इल्ज़ाम रहे हैं। और अब वही तारिक रहमान, उनके लिए हालात हो रहे हैं अनुकूल। तारिक रहमान की राजनीतिक वापसी वैसे अचानक नहीं हुई है। लंदन में रहते हुए ही मीडिया से बात करते थे, इंटरव्यू देते थे, बयान देते रहते थे, मानो जैसे वो इस पल की तैयारी कर रहे थे। अब जब उनकी माता का निधन हो गया है तो उनकी पार्टी खालिदा जिया के जाने की खबर को पूरी तरह कैश करने की कोशिश करेगी। आप बीएनपी के सोशल मीडिया के पेजेस पर जाकर देख सकते हैं, पल पल की अपडेट्स आ रही हैं, इमोशनल संदेश लिखे जा रहे हैं, खालिदा जिया की पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियो शेयर हो रहे हैं। जानकार कहते हैं कि इसका सकारात्मक असर तारिक रहमान की राजनीति को होगा, लेकिन चुनाव कौन जीतता है यह हम नहीं, वक्त बताएगा। दुनिया भर के नेताओं की तरफ से शोक संदेश भी आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खालिदा जिया के साथ पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले एक्स पर भी उनकी अच्छी सेहत की दुआ की थी। अब उनके निधन पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश जाएंगे खालिदा जिया के जो लास्ट राइट्स हैं उसमें शरीक होने के लिए। बांग्लादेश में पिछले दिनों जो भारत विरोधी बयान सामने आए, उसके बाद भी डॉक्टर जयशंकर का वहाँ खुद जाना ये बताता है कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसियों का कितना ख्याल रखता है। खुद खालिदा जिया की राजनीति भारत में संदेह के घेरे में रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच जितनी वाटर ट्रीटीज़ हुई उनको लेकर खालिदा जिया असहज दिखी। उनके रूल के दौरान नॉर्थ ईस्ट में खूब मिलिटेंसी पनपी। मिलिटेंट्स वहाँ से भगाए जाते तो बांग्लादेश के हिल्स में रुक जाते थे। शेख हसीना को हमेशा खालिदा जिया ने भारत का पिट्ठू कहा, लेकिन इससे बात साबित नहीं हो जाती कि खालिदा जिया एक भारत विरोधी नेता थी। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जर्नल में 2012 में खालिदा जिया का एक लेख छपा था जिसमें वो लिखती हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक आधार, भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक समानता पर टिके। हालांकि औपनिवेशिक काल की बांटो और राज करो की नीति ने
दोनों देशों के बीच डर और अविश्वास की विरासत छोड़ दी है, जिसे बदलने की ज़रूरत है। वो लिखते हैं कि ब्रिटिश काल में बॉर्डर गलत तरीके से खींची गई, जिसके चलते एक देश के कुछ हिस्से दूसरे देश के भीतर रह गए, जब ऑनक्लेव्स की प्रॉब्लम थी। इसे आपसी सहमति से सुलझाना चाहिए। वो ये भी लिखते हैं कि किसी देश को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं करने देना चाहिए। इसी लेख में खालिदा हिंदुस्तान की लुकीज़ पॉलिसी का भी जिक्र करती हैं। लिखती हैं कि सड़क, रेल और समुद्र के माध्यम से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और जापान जैसे देशों से जुड़ सकते हैं। ये करने की ज़रूरत है। उनका मानना था कि भारत के साथ बांग्लादेश के मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, बशर्ते इसके लिए सच्ची राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए। तो ये था खालिदा ज़िया का जीवन परिचय। हमने उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में आपको बताने की कोशिश की, हिंदुस्तान को लेकर उनका स्टांस क्या था ये बताने की कोशिश की, बांग्लादेश में उनकी विरासत को कैसा देखा जाता है ये बताने की कोशिश की। अब आपसे हमारी मुलाकात नए साल में होगी। नए साल की बधाइयों के साथ हम अब साइन ऑफ करते हैं। 2025 का अंतिम राजदूत साजिद ने लिखा था और अयान ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।